नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज की इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर प्रथम विषय मुगलकालीन भारतीय राजनय एवं अर्थव्यवस्था सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत मुगलकालीन आंतरिक व्यापार पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि मुगल काल में हमारे देश के विदेशी व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। ठीक उसी तरह से उस काल में हमारे देश के आंतरिक व्यापार को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसके कई कारण थे, जैसे कि इस काल में मुद्रा व्यवस्था का एक नए ढंग से प्रचलन आरंभ हो चुका था और साथ ही भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत लगान के रूप में अब नकदी वसूल किया जाने लगा था। अर्थात फसल की उपज के स्थान पर अब लगान के रूप में नकद वसूल किया जाता था। इसके साथ ही इस काल में कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्यान्नों के साथ साथ कई तरह की नकदी फसलों को भी प्रमुखता से खेती किया जाने लगा। इसके अलावा इस काल में कई तरह के छोटे बड़े उद्योगशालाएं स्थापित हो चुका था, जिसमें कई तरह के दस्तकार कारीगर अपने हस्तकला के द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न सामग्रियों का निर्माण करते थे। और इसके साथ ही आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन देने में राज्य का भी सबसे बड़ा हाथ था। जैसा कि हमें अबुल फजल की आईने अकबरी से विदित होता है कि व्यापारियों के आने जाने वाला जो मार्ग होता था, उसकी सुरक्षा का देखभाल राज्य के दायित्व पर होता था। मार्ग के दोनों ओर लंबे ऊंचे छायादार वृक्षों को लगाया जाता था और बीच बीच में कुएं और विश्राम गृह का भी निर्माण किया जाता था। इसके अलावा इस समय आंतरिक व्यापार जो होता था हमारे देश में, वो थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों ही तरह से आंतरिक व्यापार का संचालन किया जाता था। जल मार्ग में नदियों का स्थान प्रमुख था, जिसमें यमुना नदी, चंबल नदी और नर्मदा नदी का विशेष स्थान है। इसी तरह से आगरा से लाहौर तक की जो राजपथ था, उसका भी देश के आंतरिक व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और साथ ही ये व्यापारी जो होते थे इस युग में, वे माल को ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए जानवरों का भी बहुतायत से प्रयोग करते थे, जिनमें हाथी, ऊँट, घोड़े, बैल, खच्चर, गधा इत्यादि इन जानवरों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता था। फलस्वरूप इस युग में जानवरों का भी एक विशेष बाजार लगता था। मध्य युग में
हमारे भारत देश में हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता रही है और हर एक क्षेत्र में एक विशेष किस्म का फसल की पैदावार ही होती थी और इसलिए एक दूसरे क्षेत्र से इन उत्पादित वस्तुओं का, सामग्रियों का व्यापार प्रारंभ हो गया और इसके लिए और इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस युग में दलालों का भी एक विशेष वर्ग था जिनका बहुत योगदान रहता था। इसके अलावा व्यापार को नियंत्रित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए सेठ, साहूकार, महाजन, सर्राफ इत्यादि ये वर्ग भी अस्तित्व में आए जो व्यापारियों के लिए लेन देन, कर्ज आदि का काम देखते थे। मध्यकाल में साप्ताहिक हाट, कई तरह की गांवों में मंडियां होती थी, लेकिन मुख्य रूप से व्यापारिक का जो केंद्र होता था वह कस्बा होता था। गाँव में स्थानीय जुलाहा अपने द्वारा निर्मित वस्त्रों को गांव में ही बेचता था और कुछ बाज़ार विशिष्ट वस्तुओं के लिए ही लगाई जाती थी, जैसे मीना बाज़ार है, पुस्तकों का बाज़ार है आदि। इसके अलावा इन बाज़ारों में खाद्यान्न की वस्तुएं, नकदी फसलों के अलावा कुछ और अन्य आवश्यकता की चीज़ें जैसे वस्त्र है, फल है और इसी तरह से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कई तरह की चीज़ों का व्यापार किया जाता था। बाज़ारों में किसान अपनी उपज को खुदरा में विभिन्न व्यक्तियों को बेचते थे और थोक में व्यापारियों को भी बेचते थे। खाद्यान्न के अतिरिक्त फल, कपड़ा, नमक, मसाला, चीनी आदि की भी खरीद बिक्री होती थी। व्यापारिक कार्य में मुद्रा व्यवस्था का व्यापक प्रचलन इस युग में शुरू हो गया था और राजस्व का नकदी के रूप में प्राप्त करना भी इस व्यापारिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारण था। कस्बे नकदी वस्तुओं के आदान प्रदान के प्रमुख स्रोत होते थे। गांवों एवं मंडियां व्यवस्थित की गई, जहां से खाद्यान्न, नकदी फसलों और जानवरों का व्यापार होता था। चलती फिरती दुकानें भी हुआ करती थी और इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध की सीमावर्ती में नामर्दी और यूसुफजई नामक पशुपालक जनजाति होते थे जो विशेषकर ऊँट, घोड़े, नमदा, कालीन और भेड़ों का व्यापार करते थे। साप्ताहिक हाट के आयोजन में राज्य के कर्मचारी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। मध्यकाल में भारत देश में आंतरिक व्यापार की प्रगति का प्रमुख कारण उस काल के यात्रा मार्गों का सुरक्षित होना था, क्योंकि एक सफल आंतरिक व्यापार के लिए वास्तव में जान माल की सुरक्षा अति आवश्यक है और मुगल काल में देश की भीतरी सड़कें बहुत हद तक सुरक्षित थी। व्यापारियों की रक्षा रक्षक दल करते थे। मार्ग के दोनों ओर बड़े वृक्षों की छाया थी। जो मार्ग आगरा और लाहौर के बीच एक राजपथ था। मार्गों के सुविधाजनक होने के कारण व्यापारिक काफिलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती थी। व्यापारियों के उस युग में बड़े बड़े काफिले होते थे जो बैल, ऊँट, घोड़े, खच्चर, गधा पर अपने सामान लादकर व्यापार करने के लिए
देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते थे। व्यापार के विकास में दलालों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, जो व्यापारियों के लेन देन में अपना विशेष योग देते थे। उस ज़माने में आगरे में अनेक पूंजीपति व्यापारी थे, जिनके घरों में अनाज की ढेर की तरह पैसों का ढेर हुआ करती थी। इस युग में अधिक संख्या में ग्रामीण किसान, कारीगर, दस्तकार, जो प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों के पास रहते थे, व्यापार के साथ संबद्ध हो गए थे। आईने अकबरी से पता चलता है कि आगरा में यमुना व चंबल नदियों से होकर व्यापार होता था। आगरा से नमक, सीसा, अफीम, रुई, लोहा, कालीन एवं अच्छे किस्म के कपड़े देश के अन्य स्थानों को भेजे जाते थे। सूरत में साम्राज्य के उत्तर एवं दक्षिण भागों में सामान आता एवं भेजा जाता था। आगरा एवं सूरत के बीच संपूर्ण यातायात बुरहानपुर होकर होता था। इस युग में अहमदाबाद प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अहमदाबाद अनाज की बड़ी बड़ी 20 मंडियों के लिए भी प्रसिद्ध था। अहमदाबाद की उन मंडियों में सीमावर्ती गांवों से अनाज लाकर इकट्ठा किया जाता था। यहाँ के हिंदू व्यापारी अनाज का व्यापार करते थे और यह नगर नील तथा अच्छे रेशम के व्यापार के लिए भी विख्यात था। यहाँ अच्छे प्रकार के रेशम की मांग आगरा में बहुतायत से थी। सूती कपड़ों का उत्पादन सूरत, खंभात, आगरा, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम एवं मद्रास के ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। कपड़ा, नील, सोरा, नमक एवं अन्य वस्तुएं पास के ग्रामीण क्षेत्रों से पटना पहुंचती थी। इसी तरह कासिम बाजार, हुगली एवं अन्य बड़े कस्बों के पास रहने वाले बुनकर, जुलाहे तथा कारीगर इन कस्बों के बाजार के लिए कार्य करते थे। पटना, आगरा एवं अहमदाबाद इसी तरह के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र थे, जहां से स्थानीय एवं बाह्य व्यापार का संचालन होता था। आंतरिक व्यापार की प्रक्रिया एवं व्यापारियों की गतिविधियां पूर्णतः व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित वित्तीय एवं साख व्यवस्था पर आधारित थी। हुंडी एवं अदायगी पत्र का प्रचलन मुगल कालीन भारत में सामान्य था और वित्तीय आदान प्रदान, ऋणों के भुगतान एवं कर्ज लेन देन के कार्यों में इनका उपयोग तात्कालीन आर्थिक प्रणाली का अंग बन चुका था। वास्तव में इस वित्तीय आदान प्रदान की व्यवस्था के संचालन में समाज का एक विशिष्ट वर्ग, जिसमें सर्राफ, बोहरा, महाजन, शाह, साहूकार आदि शामिल थे, प्रमुखता में आए, जिसे राजाश्रय प्राप्त था। बंगाल का देश के अन्य भागों के साथ सुव्यवस्थित व्यापारिक संबंध था। यहाँ से प्रमुख रूप से चीनी, चावल, घी, कोरोमंडल तथा मालाबार के बंदरगाहों को तथा कोंकण एवं गुजरात भेजी जाती थी। अफीम विशेषतः केरल भेजी जाती थी। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से पश्चिम तटीय प्रदेशों को बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा भी जाता था। आगरा, बनारस एवं उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों के साथ बंगाल के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। बिहार के क्षेत्रों को बंगाल काफ़ी सामान भेजता था। इसी तरह मुर्शिदाबाद से रेशम, बंगाल के निचले प्रदेशों से सूती वस्त्र, मालदा से रेशम, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से रेशम की बनी हुई वस्तुएं तथा सतगांव से रजाई और कंबल पटना भेजे जाते थे। गुजरात बंगला रेशम का प्रमुख ग्राहक था। व्यापार के विकास में दलालों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। पटना में बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों के लेन देन में उनका महत्वपूर्ण योग रहता था। व्यापारियों के बड़े बड़े काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। चलती फिरती दुकानें भी हुआ करती थी। मुगल काल में देश में आंतरिक व्यापार की प्रगति का प्रमुख कारण उस काल के यात्रा मार्गों का सुरक्षित होना था, क्योंकि एक सफल आंतरिक व्यापार का प्रतिपादन
यथार्थ रूप से जान माल की सुरक्षा पर निर्भर है और मुग़ल शासनकाल में देश की भीतरी सड़कें बहुत हद तक सुरक्षित थी। यद्यपि कम व्यवस्थित भागों में ही व्यापारियों की रक्षा रक्षक दल करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल काल में जिस तरह से विदेशी व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, उसी तरह से आंतरिक व्यापार को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिससे देश के किसानों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को, मज़दूरों की, इन सब की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में आम लोगों को रोज़गार भी मिला। धन्यवाद।